स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी। पहले क्या है इस चैप्टर में, क्या है, क्योंकि आपको पता है जैव प्रौद्योगिकी के बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर दे रखे हैं। एक में क्या है, एक में तो प्रक्रम और सिद्धांत बता रखे हैं। प्रक्रम सिद्धांत का मीन्स होता है, आपको पता है प्रक्रम का मीन्स, और सिद्धांत, प्रक्रम का मीन्स प्रोसेस, किस किस तरह से ये होता है, ठीक है, और सिद्धांत का मीन्स इसके रूल और रेगुलेशन क्या है। तो इस चैप्टर में यही समझने वाले हैं, और हम यहाँ पे क्या समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन नीट में बन सकते हैं, सीधी बात है, वो सब कुछ हमसे देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आता है बायोटेक्नोलॉजी के, हम क्या देखने वाले हैं, प्रोसेस देखने वाले हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या क्या होता है, किस किस तरह से होते हैं, मतलब इसके प्रक्रम और सिद्धांत देखने वाले हैं। तो देखो क्या होगा, इसको हम कंबाइंड करके थोड़ा पढ़ेंगे, किससे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से, तो एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, देखो जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी होती है हमारी, जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। अब देखो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, 2 तरह की जैव प्रौद्योगिकी होती है, मैंने 12th में पढ़ाया था तो बताया था। यहाँ पे इसको तो लेके चलना पड़ेगा, वरना समझ में अच्छे से नहीं आएगी। यहाँ पे देखो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एक तो होती है हमारी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, जिसे कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक होती है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या होगा, पहले देखेंगे प्राचीन मीन्स पुरानी, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। और एक होती है हमारी आधुनिक, मॉडल, मॉडर्न जो होती है वो आधुनिक होती है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पे समझना, देखो दोनों में डिफरेंट है, एकदम याद हो जाएगा। ये हमारी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी ऐसी जैव प्रौद्योगिकी, पहली बात तो ये होता है कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हमारी बायोलॉजी की वह ब्रांच है, वह शाखा है, जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें हम जीवों का, देखो बायो आ रहा है ना, बायो जीव की बात चल रही है, सीधी बात है। टेक्नोलॉजी, टेक्निक, तकनीकी, तो यहाँ पे हम जीवों में कुछ टेक्निक लगाने वाले हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स होता है हम जीवों का यूज करके, ठीक है, या जीवों पे प्रैक्टिकल करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो मानव के लिए, ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। पहले बात समझ में आ गई, कुछ ऐसा करने वाले हैं यहाँ पे जीवों के प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके उनपे, कि जिससे क्या हो, ऐसे प्रोडक्ट मिले जिससे क्या होगा, मानव के लिए, ह्यूमंस के लिए क्या होंगे, वो बेनिफिशियल होंगे। पहली बात समझ में आ गई कि क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, सीधी बात है, हम जीवों का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे क्या हो, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमारा कल्याण कर सके, मानव का कल्याण कर सके, सिंपल सी बात है। अब देखो किस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्राचीन, जो प्राचीन हमारी पुरानी जैव प्रौद्योगिकी थी, उसमें क्या किया था, जैसे यहाँ पे ये आपने यूज की थी, उसमें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये कहाँ पे पढ़ा था आपने, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखो क्या है, ध्यान रखना इसको, मानव कल्याण में सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी कहां पढ़ते हैं हम, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब ये बताइए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में आपने क्या किया था, क्या जीव में कोई चेंजेस किया था, नहीं ना, डायरेक्टली क्या किया था, डायरेक्टली आपने क्या किया था, जीवों को यूज किया था, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाए थे, याद है ना। तो कहने का मीन्स ये है, जो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी होती है, उसमें किसी भी जिस जीव का हम यूज करने वाले हैं, जिससे हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उसमें कोई भी जेनेटिकल चेंज नहीं करते। बात समझ में आ गई, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हमने क्या किया था, देखो दूध लिया, ठीक है, दूध लिया, ठीक है, बैक्टीरिया था यहाँ पे, क्या था हमारा, बैक्टीरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बैक्टीरिया था, उसने दही बना दिया, क्या बना दिया, दही बना दिया। अब बताइए मुझे, क्या बैक्टीरिया में आपने कोई चेंज किया था, नहीं ना, जैसा था वैसा ही उसका यूज कर लिया और प्रोडक्ट बना दिया। तो ये क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, जब हम जीवों का यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जीव में कोई भी जेनेटिकल या किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। बात समझ में आ गई, यहाँ पे कोई भी इसमें चेंज नहीं किया जाता है, उसी को बोलते हैं प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। देखो इस जीव का यूज करके तो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, क्या इसमें कोई चेंज कर रहे हैं, नहीं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली प्रोडक्ट बना रहे हैं, नेचुरली में जो नेचुरल बन रहे हैं वो बना रहे हैं, हम कुछ भी इंटरफेयर इसमें नहीं कर रहे। तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी समझ आ गई। अब यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं, हम जीवों में कुछ जेनेटिकल चेंज करने वाले हैं। बात समझ आ रही है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान ले कोई भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई जीव है, ठीक है, उससे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या था,
जीव से डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे। लेकिन यहाँ पे बायोटेक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं हम यहाँ पे इसमें जेनेटिकल चेंज करते हैं। जेनेटिकल में समझ रहे हो, अनुवंशिकी। और अनुवंशिकी आपको पता है, जहां अनुवंशिकी का नाम आ गया इसका मतलब डीएनए की बात चल रही है। और आपको पता है जहां डीएनए की बात चल रही है तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली कहां पे बात आकर रुकेगी, जीन पे। क्योंकि आपको पता है जीन क्या करते हैं, जीन क्या करते हैं, जीन ही आपके किसी भी लक्षण को कंट्रोल करते हैं। जीन क्या करते हैं, किसी भी लक्षण को। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, जीन में हम जेनेटिकल चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जेनेटिकल चेंज करेंगे। बात समझ में आ रही है, जेनेटिकल चेंज करेंगे इसमें, जीन में जेनेटिकल चेंज करने के बाद तब प्रोडक्ट बनाया जाएगा। बात समझ आ गई। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी शायद आपके समझ आ गई होगी। सीधी बात है, ओल्ड टेक्नोलॉजी में जिस जीव का यूज करते हैं हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, नेचुरल जैसा वो बनाता है वैसा ही प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या करते हैं, हम जीवों में जेनेटिकल चेंज करते हैं। जेनेटिकल का मीन्स उसके डीएनए में हम, डीएनए मीन्स बात तो जीन पे आनी है, जीन में कुछ चेंज कर देते हैं, या जीन में नया जीन डाल देते हैं, या उसमें खराब जीन है, खराब जीन को निकाल के उसकी जगह नया जीन डाल देते हैं, या फिर जीन में कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो सीधी बात है, वहां पे बात चलती है, तो उसे बोलते हैं हम आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी। शायद आपको मीन्स क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम डीएनए में छेड़छाड़ करने वाले। बात समझ आएगी, क्या करने वाले हैं हम, डीएनए में चेंज करके कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके एनसीईआरटी में लाइन में लिखा है, एनसीईआरटी की लाइनों में लिखा हुआ है कि या तो हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, जीव से उत्पाद प्राप्त करते हैं, या फिर हम उनसे एंजाइम प्राप्त करते हैं। ऐसा है ना। तो खुद सोचो, अगर जीव डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाता है तो हम उस प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे। अगर जीव एंजाइम बनाता है, और आपको पता है हर एक काम को कौन कंट्रोल करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में काम हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रही है, कौन कंट्रोल करते हैं, एंजाइम कंट्रोल करते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो क्या होगा, या तो वो प्रोडक्ट हमें दे देंगे बना के तो हम उन प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे, वो हमें एंजाइम देंगे तो एंजाइम का यूज करके हम प्रोडक्ट बनवा लेंगे, तब यूज कर लेंगे। दोनों बात समझ में आ गई। क्योंकि वहां पे लाइनों में समझ में नहीं आता ये बोलना क्या चाह रहा है, कि हम तब प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं या फिर उससे अच्छे एंजाइम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मीन्स ये होता है कि या तो उनसे एंजाइम बनवा लो तो एंजाइम से प्रोडक्ट बना लो बाद में, या फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट बना लो, बात खत्म। तो यहाँ दोनों का मीन्स समझ आ गया होगा, ठीक है ना, समझ आ गया ना। तो यहाँ पे हम जेनेटिकल चेंज करने वाले, क्या क्या करने वाले, कैसे कैसे करने वाले, वो आप सीखने वाले। फिर हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है, पहले आप सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत का मीन्स क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर देखो कि किसी चीज के रूल और रेगुलेशन क्या है, रूल्स क्या है? वही तो होता है सिद्धांत। तो हम रूल्स समझने वाले हैं कि हमारे, देखो इसकी बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे, इसकी तो हमने मानव कल्याण में सूची है, इसीलिए मैंने लिख भी दिया, कहाँ पे पढ़ लिया हमने, प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ ली, मानव कल्याण में सूची। यहाँ पे हम आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं। सिद्धांत अगर देखें, हम देखने वाले हैं क्या, पहले सिद्धांत इसके, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। अब सिद्धांत देखिए, सिद्धांत इसके सिद्धांत कितने हैं, देखो एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नीट में आपको पता है, नीट का पेपर तो टफ नहीं आता, लेकिन कोई भी पॉइंट आ सकता है, ये पक्का नहीं है कि कौन सा पॉइंट आ जाए। लेकिन आपको मैंने पहले ही बोला था, इंपोर्टेंट पॉइंट ही होते हैं, उन्हीं को वो लोड घूम के पहुंचता है, इसलिए इंपोर्टेंट तो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी इंपोर्टेंट है, मेरा कहने का मीन्स है ये है, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके सब क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा लगे ये पॉइंट इतना इंपोर्टेंट नहीं, छोड़ दो इससे, क्या मालूम उससे पूछ लिया। क्योंकि एक चैप्टर में सीधी बात है, मुश्किल से कितने इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, 10 से 20 इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, वही आपको पता होना चाहिए, वही बस बात खत्म, उनसे पेपर बनेगा। तो यहाँ पे क्या सिद्धांत कितने, इसके दो सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है इसके, दो सिद्धांत है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कितने दे रखे हैं, दो। एक तो है अनुवंशिकी इंजीनियरिंग, क्या है, अनुवंशिकी इंजीनियरिंग, ठीक है। और एक क्या है, रासायनिक इंजीनियरिंग, रासायनिक अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों को वन बाई वन समझेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो अनुवंशिकी का मीन्स क्या होगा, अनुवंशिकी का मीन्स डीएनए या जीन, आपको पता बात एक ही है, डीएनए जीन। इंजीनियरिंग का मीन्स आपको पता है ना, इंजीनियरिंग का मीन्स क्या होता है, किसी चीज में छेड़छाड़ करना, आपको पता है ना।
इंजीनियरिंग का मीन्स क्या होता है? इंजीनियर आपको पता नहीं इंजीनियर क्या करते हैं? किसी भी चीज में क्या करते हैं वो इधर उधर करके उसे मॉडिफाई करके नया बना देते हैं, कोई नई चीज बना देते हैं, तो सीधी सी बात है उसे इंजीनियरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम छेड़छाड़ करेंगे वो किस में करने वाले हैं? डीएनए में करने वाले हैं। इसका मीन्स डीएनए में कुछ चेंज करेंगे। डीएनए में क्या करेंगे? डीएनए में कुछ चेंज करेंगे। देखो अनुवंशिकी इंजीनियरिंग जो आपकी बुक में दे रखा है उसमें ये दे रखा है कि अनुवंशिकी इंजीनियरिंग में क्या करते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ये तो पता चल गया हम किसी भी जीव के डीएनए में कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हैं, राइट। अब देखो क्या होता है यहाँ पे इस चैप्टर में अनुवंशिकी इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम यहाँ पे अनुवंशिकी इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? सीधी सी बात है, हम किसी भी क्या करते हैं, किसी भी जीन को लेकर किसी जीव में डालते हैं, किसी जीव में क्या करते हैं? डालते हैं, और क्या करते हैं उसमें उसके जैसे लक्षण क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। नहीं बात समझ में आई? तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइन ना बड़ी अजीब सी लिख रखी है, वो समझ में नहीं आएगी, तो इसने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हो। वहां पे तो ऐसे लिखा है कि किसी आरएनए या डीएनए के रसायनों में चेंज करके है और परपोषी जीव में प्रवेश कराया जाता है, उसके समलक्षण उससे क्या किए जाते हैं? उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, क्या बात चल रही है? बात ये चल रही है यहाँ पे अनुवंशिक इंजीनियरिंग में होता क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास कोई जीव है, ठीक है, ये जीव है ना, हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस जीव में, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई डीएनए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम किसी डीएनए को इस जीव में क्या कर देंगे? प्रवेश करा देंगे, और प्रवेश कराने के बाद जैसे इस जीन के लक्षण थे वैसे इस जीन के लक्षण इस जीव में लक्षण उत्पन्न करेंगे, उसे कहते हैं क्या? आनुवंशिकी इंजीनियरिंग। बात समझ आ गई? सिंपल सी बात है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम किसी परपोषी जीव में किसी डीएनए को प्रवेश कराकर उसमें उसके जैसे लक्षण क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। बात समझ आ गई? जैसे ये जीव था, ये जीव था, माना ये जीव ए है और ये जीव क्या है हमारे पास? बी है। हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका क्या निकालेंगे? जीन निकालेंगे, एक या दो जीन जितने भी हमें जरूरत होगी इतने जीन हम इससे निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे? पुनर्योगक डीएनए बनाकर इसमें डाल देंगे, और फिर उसके बाद जैसे लक्षण इस जीव के थे वैसे लक्षण इसमें आ जाएंगे। इसे बोलते हैं हम आनुवंशिकी इंजीनियरिंग। बात क्लियर है? अब रासायनिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? रासायनिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? रासायनिक देखो वर्ड से पता चले यहाँ पे रसायनों को यूज करने वाले, क्या करने वाले हैं यहाँ पे? रसायनों को यूज करने वाले। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हमारी लैब है, ये क्या हमारी लैब है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारे पास वो जीव भी है जिसका हम निकालने वाले हैं डीएनए जीन, और वो जीव भी है जिसमें हम डालने वाले हैं, राइट। तो क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे आपको पता है जो हमारे कवक होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मीन्स हर कहीं पे मिलते हैं, वो वायु में भी मिलते हैं, वो धूल में भी मिलते हैं, हर कहीं पे मिलते हैं। तो सीधी सी बात है यहाँ पे वायु होगी तो वो यहाँ पे भी होंगे ना, अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो सीधी सी बात है हमारे प्रैक्टिकल को क्या कर सकते हैं, वो उसमें गंदगी फैला सकते हैं, उसे लॉस कर सकते हैं, कुछ उसमें क्या होता है रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम रसायनों को यूज करके यहाँ के एटमोस्फेयर को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। तो रासायनिक इंजीनियरिंग का मीन सीधा सा मतलब है यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वहां के एटमोस्फेयर को रसायनों के द्वारा क्या कर देंगे? प्यूरिफाई कर देंगे, प्योर कर देंगे। बात समझ में आ गई? रासायनिक इंजीनियरिंग में क्या करने वाले हैं हम, जहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां पे क्या करेंगे? रसायनों को यूज करके उस एटमोस्फेयर को क्या कर देंगे? प्योर कर देंगे, उसे कहते हैं रासायनिक इंजीनियरिंग। और अनुवंशिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे? अनुवंशिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे? किसी भी जीव में, किसी भी जीव में हम क्या करेंगे? कोई बाहर से पुनर्योगक डीएनए बनाकर डाल देंगे और उसमें उसके जैसे लक्षण उत्पन्न कराएंगे। दोनों का मीन शायद आपके समझ आ गया होगा, ठीक है ना? ये तो बातें दोनों समझ आ गई ना? ठीक है, इसे नोट करो। अब यहां तक के तो पॉइंट क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे हम अब समझने वाले हैं इसको, क्या यहाँ पे क्या क्या इस चैप्टर में करने वाले। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या पढ़ रहे हो आप? अनुवंशिकी, अनुवंशिकी। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? अनुवंशिकी इंजीनियरिंग। अब हम देखने वाले हैं अनुवंशिकी इंजीनियरिंग। वैसे तो मैंने बता दिया इंजी, ठीक है, अनुवंशिकी इंजीनियरिंग। अब इनमें अनुवंशिकी इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको पता है दो प्रोसेस है यहाँ पे, एक क्या है अनुवंशिकी इंजीनियरिंग करने वाले हैं हम, और एक क्या करने वाले हैं? रासायनिक इंजीनियरिंग। रासायनिक इंजीनियरिंग को यहाँ पे पढ़ने नहीं वाले हम चैप्टर में, इसमें रासायनिक इंजीनियर कहाँ पढ़ते हैं हम? कहीं नहीं पढ़ते। इसी बात है, अनुवंशिक इंजीनियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? अनुवंशिकी इंजीनियरिंग ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि
ऐसा तो नहीं करते कहीं पे पूरे चैप्टर में, ऐसा करते हैं कि हमने ये वाला ये केमिकल लिया और केमिकल लेके हमने वातावरण को साफ कर दिया, तो पढ़ते हैं इसमें? नहीं पढ़ते। तो हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। अब आनुवंशिक इंजीनियरिंग में देखो क्या होता है, कितने स्टेप हम करते हैं यहाँ पे समझना। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल इजी में समझाऊं, एकदम समझ में आ जाए कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के पार्ट देखो कितने हैं। सीधी सी बात है, पहले बनाते हैं हम पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। पहले क्या करते हैं हम, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम उसे क्या करते हैं, परपोषी जीव में डालते हैं। क्या करते हैं हम, परपोषी जीव, परपोषी जीव में स्थानांतरण ऐसे तो करते हैं। तो पहले क्या करते हैं यहाँ पे आनुवंशिक इंजीनियरिंग में, हम पहले पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे किसी परपोषी जीव में डाल देते हैं। फिर लास्ट वाला स्टेप क्या आता है, लास्ट स्टेप, फिर क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में हम उसको जीव को क्या करते हैं, जीव को क्या करते हैं, तो सुरक्षित रखते हैं। सिंपल भाषा में अगर बोलोगे तो सुरक्षित करना, सुरक्षित करना, फिर सुरक्षित करते हैं। खुद सोचो कि यहाँ पे क्या करा, पहले हमने पुनर्योगज डीएनए बनाया, अब क्या क्या कैसे कैसे करेंगे मैं अभी बताने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, पहले हम पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे, सीधी बात है, इतने ही स्टेप है आनुवंशिक इंजीनियरिंग की। पहले हम क्या करेंगे, पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे, फिर उसके बाद उसे परपोषी जीव में स्थानांतरण कर देंगे, फिर उसके बाद हम जिस जीव में क्या करा हमने स्थानांतरण कराया, सीधी बात है, उसे क्या रखेंगे, अच्छे से सुरक्षित रखेंगे। खुद सोचो, अगर हमने क्या किया, जिस जीव में ये स्थानांतरण किया है उसे सुरक्षित नहीं रखा, वो मर गया, तो क्या होगा, ये तो हमारा पूरा आनुवंशिक इंजीनियरिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं ना। मैं सिंपल भाषा में समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, शायद समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए को समझेंगे। देखो क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए, देखो पुनर्योगज डीएनए में क्या होता है, एक आपको बताया ना प्लाज्मिड होते हैं। क्या होते हैं पुनर्योगज डीएनए, एक होते हैं हमारे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड का मीन्स होता है, आपने पढ़ा था, जैसे कोई भी हमारा क्या है, ये जीवाणु है, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया है कोई भी, तो क्या होता है, इसका एक तो मेन डीएनए होता है, मेन डीएनए होता है, और इसके साथ एक होता है गोलाकार डीएनए, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब देखो पुनर्योगज डीएनए का प्रोसेस क्या होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, प्लाज्मिड। अब देखो क्या करेंगे, हम इस प्लाज्मिड को निकालेंगे, निकाला हमने, निकालने के बाद ये प्लाज्मिड हमारा बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब देखो आनुवंशिक इंजीनियरिंग का मीन्स यही तो मैंने बोला कि किसी एक जीव से कोई भी हम जीन किसी दूसरे जीव में डालकर उसके जैसे लक्षण उसमें उत्पन्न करते हैं। जैसे मानो हमारे पास कोई ए जीव है, कौन सा जीव है, ए, और हमारे पास एक बी जीव है, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि जैसे लक्षण इस ए जीव के अंदर है ऐसे बी जीव के अंदर उत्पन्न हो जाए। बात समझ में आ रही है, क्या, जैसे लक्षण ए जीव के अंदर है वैसे ही लक्षण ही किस में उत्पन्न हो जाए, बी जीव में उत्पन्न हो जाए। तो आपको पता है सीधी सी बात है, लक्षण कौन उत्पन्न करता है, जीन, जीन उत्पन्न करता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी लक्षण, ऐसे मान लो इसके अंदर 1000 लक्षण है और इसके अंदर भी 1000 लक्षण है, हम केवल एक लक्षण में चेंज करना चाह रहे हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बात समझ आ रही है, हम 999 लक्षणों में चेंज नहीं करना चाह रहे, हम एक लक्षण में चेंज करना चाह रहे हैं जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब खुद सोचो, एक लक्षण को कंट्रोल कौन करता है, एक जीन करता है, एक ही जीन करता है ना। तो हम क्या करेंगे, और लेकिन देखो इस जीव के 999 लक्षण हमें अच्छे लग रहे हैं, 1000 में से एक लक्षण अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, हमें एक लक्षण, वो लक्षण जो इसका अच्छा नहीं लग रहा है इस जीव का बहुत अच्छा लग रहा है। बात समझ आ रही है, इसके 1000 लक्षणों में से हमें इसका एक लक्षण बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो लक्षण जो इसका अच्छा नहीं लग रहा इस ए जीव का बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो जीन इस ए में ये ए लक्षण उत्पन्न कर रहा है उसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सिंपल समझा रहे हो, सच समझ आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये एक लक्षण उत्पन्न करने वाला जीन है, आपको पता है ना कि किसी एक लक्षण को एक जीन उत्पन्न करता है, सीधी बात है, एक जीनों का जोड़ा होता है, वो एक ही जीन होता है लेकिन उसके 2 प्रारूप होते हैं, ऐसे मान लो फोटोकॉपी होती है उसकी 2। तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उस जीन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकाल लिया, निकालने के बाद क्या करेंगे, सीधी बात है, मान लिया ये जीन ये है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, फिर इस जीन को इसमें डाल देंगे। समझ आ रहा है ना, डाल देंगे। अब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली हमने जीन उठाया और इसमें डाल दिया,
कोई प्रोसेस होगा, कोई टर्म और कंडीशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग तो डालेंगे। तो हमने क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, हमने जो हमें अच्छा जीन लगा है उसे हमने निकाला। ये जो हमारा क्या है, जीवाणु है, इसका प्लाज्मिड निकाला। इसको क्या किया हमने, कट किया। कट करके ये क्या हो गया, ये अलग हो गया इस तरह से। ठीक है, इसको कट कर दिया। और ये वाला क्या किया हमने, ये वाला जो जीन हम डालना चाह रहे हैं उसको इसके साथ जोड़ा और हमने क्या किया, इस बी जीव में डाल दिया। बी जीव में डाल दिया। अब जो लक्षण इसमें ए जीव में हमें अच्छा लग रहा था, अब वो लक्षण इस बी जीव में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम बना रहे हैं क्या, डीएनए, इसको बोलते हैं हम पुनर्योजित डीएनए। क्या बोलते हैं हम इसको, पुनर्योजित डीएनए। समझ तो आगे कैसे बनता है पुनर्योजित डीएनए। सीधी बात है, हम क्या करेंगे, हम किसी जीवाणु का प्लाज्मिड लेंगे और जो हमें अच्छा जीन लगता है उस जीन को उसके साथ क्या कर देंगे, मैं जोड़ देंगे उसको, उसे हम बोलते हैं पुनर्योगज। देखो नाम से पता चला, पुनः का मीन्स क्या होता है, दोबारा। योगज का मीन्स होता है जोड़ना, और डीएनए का मीन्स डीएनए, ऐसा डीएनए जो दोबारा जुड़ा है। खुद सोचो, पहले हमने काटा फिर दोबारा जोड़ रहे हैं ना, पहले हम काट रहे हैं इसे, फिर दोबारा क्या कर रहे हैं, जोड़ ले, तो दोबारा जोड़ने वाला डीएनए ही तो है ये। सिंपल सी बात है, तो इसे बोलते हैं हम पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, परपोसी में स्थानांतरण कर देंगे, फिर इस डीएनए को उठा के हम क्या कर देंगे, जिसमें हमें डालना है उस जीव में डाल देंगे। उस जीव को क्या बोलेंगे हम, परपोषी जीव। आपको पता है जो भी कोई भी जीव अगर किसी चीज को बाहर से लेता है तो वो क्या होता है, परपोषी। अब ये बी जीव ए को बाहर से ही तो ले रहा है ना अपने अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, परपोषी जीव। इसको क्या बोलते हैं, परपोषी जीव, या इंग्लिश में बोलते हैं होस्ट सेल। कोई दिक्कत, पॉइंट समझ आ गया। फिर उसके बाद इसमें ये डल गया, सीधी बात है। अब जब इसमें डल गया तो हम क्या करेंगे, ये बताइए, हमने इतनी मेहनत की इसे बनाने में, तो क्या हम इसे मरने देंगे, नहीं ना। तो फिर हम इसको किसी अच्छे माध्यम में सुरक्षित रखेंगे। फिर क्या होगा, इसके ए जैसे लक्षण इसमें उत्पन्न हो जाएंगे, जो लक्षण हम चाह रहे थे। तो ये होता है पूरा क्या, हमारी आनुवंशिकी इंजीनियरिंग। समझ आ गई ना। अब क्वेश्चन उठता है सबसे पहला, कि सबसे पहला जो पुनर्योजित डीएनए बनाया था हमने, किस जीवाणु के प्लाज्मिड से निकल के बनाया था। क्वेश्चन उठता है, पुनर्योजित तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या किया हमने, एक जीन लिया जिसे हम डालना चाह रहे हैं, सी बात है, हमने एक प्लाज्मिड लिया, दोनों को जोड़ दिया, पुनर्योजित डीएनए बन गया, बात खत्म। ठीक है ना। अब क्या है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया ना, सिंपल सा था। अब क्या करेंगे, देखो अब तुम्हें पता है क्या होगा, कि हम क्या करेंगे, डाल के अब इसमें ये लक्षण आ गए, बात खत्म। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, अब क्वेश्चन में बताया जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला जो पुनर्योजित डीएनए बनाया था तो हमने किसके प्लाज्मिड का यूज किया था। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, सीधी सी बात है, हमने किया था साल्मोनेला म्यूरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का यूज किया था, राइट। तो क्या करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे पहला प्लाज्मिड जो बनाया था किस जीवाणु के प्लाज्मिड, सबसे पहला जो पुनर्योजित डीएनए बनाया था किसका प्लाज्मिड यूज किया था, उसके लिए साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम के प्लाज्मिड का यूज किया था। ये प्रोसेस शायद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब देखो क्या होगा, ये हो गया, तो पहले से नोट करो फिर मैं आगे बढ़ा। अब देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गई, ये तो सिंपल प्रोसेस मैंने बताया था, ठीक है। सिंपल प्रोसेस पहले देखो अपने तरीके से समझाना पड़ता है, इसी बात है। फिर एनसीईआरटी को लाइन को, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा आपको, फिर एनसीईआरटी को लाइनों को रिवाइज करवाना पड़ता है, तभी तो समझ में आएगा। अब तुम्हारे प्रोसेस समझ में आ गई क्या क्या होने वाला। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन को जैसे रिवाइज कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये सर। तो ये ओवरव्यू था एक तरह का, यहाँ पे इस चैप्टर में क्या करने वाले, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, आपको शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखें आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के चरण, जैसे आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है ना, तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है पेपर ऑलरेडी अब तो किससे आता है, एनसीईआरटी की लाइनों से, तो आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। अगर देखें हम आनुवंशिकी, शॉर्ट में लिख दूं कोई दिक्कत, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, ठीक है चलेगा। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के चरण, इसके 3 चरण बताएं आपके एनसीईआरटी में, आप समझ में आ जाएगा, सीधी बात है। पहले क्या करेंगे, पहले आप खुद सोचो कि पहले क्या करेंगे, आप उस डीएनए को तो लेके आओगे ना जिसमें आपकी पसंद का जीन होगा, उसे तो लेके आओगे ना। जैसे मान लो यहां पे पहले क्या है, 2 मीन समझ लो, वांछित, एक वर्ड आता वांछित, वरना दिक्कत आएगी बहुत। एक तो होता है वांछित या ऐच्छिक,
ठीक है। और एक होता है अवांछनीय, अवांछनीय या अनैच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक। देखो दोनों के मतलब समझ लो। वांछित और ऐच्छिक का मीन्स होता है जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग है, जो भी चीज वो हमारी वांछित बोल दो, उसे ऐच्छिक बोल दो। ऐच्छिक का मीन्स तो पता चल रहा है, ऐच्छिक मीन्स जो हमारी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, ये वांछित दोनों नाम एक ही है, मीन्स दोनों का एक ही है, वांछित या ऐच्छिक। इसका मीन्स होता है जो भी चीज हमारी पसंद की है उसे बोलेंगे हम वांछित है या ऐच्छिक है, जो हमारी पसंद की नहीं है उसे अवांछनीय बोल दो या अनैच्छिक बोल दो। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वांछनीय अवांछनीय में बहुत दिक्कत आती है, पता नहीं चलता वांछनीय क्या बोल रहे होंगे। तो वांछित जहां पे मैं बोलती हूँ इसका मीन्स हमारी पसंद की चीजों की बात चल रही है, अवांछनीय बोलते इसका मतलब हमारी जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनकी बात चल रही है। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम ऐसा करेंगे, देखो हमें किसी जीव का क्या करना है, ये जीव का डीएनए, ये क्या जीव का डीएनए। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है तो कोई नहीं, ये है, इसमें ये हमारी पसंद का जीन है, ये जीन क्या है, हमारी पसंद का है। तो पहले क्या करोगे, इस डीएनए को लेके आओगे ना, हमने डीएनए ले लिया, ये क्या किया हमने, डीएनए ले लिया, फिर अपनी पसंद का क्या किया, हमने जीन निकाल लिया। अब इस जीन को क्या बोलोगे आप, ऐच्छिक या वांछित जीन। बात समझ आ रही है, क्या बोलोगे इस जीन को, ऐच्छिक या वांछित जीन। तो पहले क्या करेंगे, आप वांछित जीन को क्या करोगे, लेकर आओगे, क्या करोगे, वांछित जीन को लेकर आओगे। तो क्या होगा, पहले क्या करोगे, पहले इसकी पहचान करोगे कि है कि नहीं। अरे पहले तो पहचान करनी पड़ेगी ना, पहले चेक ही तो करोगे हाँ मेरी मर्जी का इच्छा का जीन है कि नहीं है इसमें। अगर क्या करोगे, पहचान हो गई तो क्या करोगे, उसे फिर ले आओगे। जैसे कपड़े लेने जाते हो आप, हैं किसी भी शॉप पे, तो क्या करते हो, पहले देखते हो अच्छे से, जो अच्छे लगते हैं तभी तो लेके आते हो। तो वो क्यों हुए, ऐच्छिक कपड़े हुए, तो ऐच्छिक कपड़ों को क्या कर रहे हो आप, पहले देख रहे हो, ठीक है, फिर क्या कर रहे हो, पहचान कर रहे हो, हाँ कौन से अच्छे कौन से बुरे हैं, फिर लेकर आ रहे हो। तो क्या करेंगे हम, पहले प्रोसेस में यही समझाया उसने कि क्या करेंगे हम, वांछित जीन युक्त डीएनए की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो क्या पहला प्रोसेस क्या है, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, ठीक है, पहचानी तो करोगे एनसीईआरटी की लाइन। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ, पहले मैंने समझा दिया अपने अकॉर्डिंग। आपने क्या किया, आप क्या किया, जो आपको क्या किया, आपने पहले पहचान की कि हाँ मेरी पसंद का इसमें जीन है कि नहीं है। जब आपको लगा कि हाँ मेरी पसंद का जीन है, उस डीएनए को ले आया, ले आए, फिर क्या करा, जो भी प्रोसेस मैंने अभी बताया था उसमें से जीन निकाला, जीन निकाल के क्या किया, पुनर्योगक डीएनए बनाया, फिर क्या करोगे, उसे पर्पोसी जीन में स्थानांतरित कर दोगे। तो दूसरा बीच वाले स्टेप उसने छोड़ रखे एनसीईआरटी में, क्योंकि वो मैनुअल स्टेप बताता है। तो डीएनए ले आए, डीएनए लेने के बाद, लेकिन मुझे बताने का मैं बताऊंगा सी बात है, बीच के बना आपको ये लगा बीच के पार्ट कहांगे, तो होगा वो सब प्रोसेस, होगा वो सब प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे उसने ऐड नहीं किया, यहाँ पे मेन पॉइंट ऐड कर दिए। आपको पता है डीएनए ले आया, डीएनए ले आने के बाद क्या करोगे आप, उसमें से जीन निकालोगे, जीन निकालने के बाद पुनर्योगक डीएनए बनाओगे, फिर उसके बाद डालोगे। तो ये उसके डालने वाली प्रोसेस उसने दे रखी है, बाकी बीच की प्रोसेस उसने देने रखी, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे, वांछित जीन को क्या करोगे, वांछित जीन को पर्पसी जीन में डालना, ठीक है, प्रवेश कराना या स्थानांतरण करना, बात तो एक ही होती है। तो क्या करना, वांछित, दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप, वांछित जीन को क्या, परपोसी जीव में, परपोसी जीव में स्थानांतरण, स्थानांतरण का मीन्स डाल दोगे उसमें, ठीक है। फिर क्या करोगे थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, उसे सुरक्षित रखोगे, सुरक्षित रखोगे ना। तो क्या करोगे, परपोषी जीव को क्या करना, सुरक्षित रखना, तथा उस डीएनए को क्या करना है, उस डीएनए को आपको क्या करना है, अगली संतति में भी भेजना है, अगली संतति में भी भेजना है, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, परपोषी जीव को क्या करना, सुरक्षित रखना, और उसके उस डीएनए को क्या करना, उसकी संतति में भेजना। तो हम क्या लिखेंगे, परपोषी जीव को, परपोषी नहीं, मैं लिख दिया परपोषी, ठीक है, परपोषी जीव को क्या करना, सुरक्षित रखना, तथा क्या करना, वांछित डीएनए को संतति में स्थानांतरण करना, और फिर क्या करना है, संतति में स्थानांतरण करना, संतति में क्या करना, स्थानांतरण करना। किसको स्थानांतरण करना, वांछित जीन को, जो हमारी संतति में उसमें स्थानांतरण करना। तो
ये वाली बात शायद समझ में नहीं आ रही क्योंकि सांतति में स्थानांतरण करने का मतलब क्या है। देखो सीधी सी बात है, इस जीव में हमने डाल दिया अपना एक्सिक जीन। क्या डाल दिया हमने? एक्सिक जीन डाल दिया। ठीक है, एक्सिक जीन डाल दिया ना, तो ये एक्सिक जीन क्या होगा, इसकी सांतति में भी तो पहुंचेगा, संतान में भी तो पहुंचेगा ना, पहुंचेगा। तो क्या होगा, इससे जो संतान उत्पन्न होगी जीव से, तो उसमें भी क्या होगा, ये वांछित जीन जो हमारी इच्छा का जीन था उसमें भी पहुंचेगा। तो इसी बोलते हैं क्या करना, संतान में स्थानांतरण करना। शायद तीनों स्टेप जो एनसीईआरटी में आपके लिखे एक ही पॉइंट समझ आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या, एक स्टेप और बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि किसी जीव में अगर आपको डालना है डीएनए को, तो ऐसा नहीं कि प्लाज्मिड बना के ही डाल सकते हो, और स्टेप भी इसकी है। जैसे क्या होता है, जीवाणु भोजी से भी डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं? जीवाणु भोजी से भी डाल देते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड बनाकर भी स्थानांतरण कर देते हैं, और आप देखेंगे कि जीन गन का यूज करके भी हम डाल देते हैं। ठीक है, तो और भी स्टेप क्या है इसके हैं, और आपको उसे क्या करना है, रीड करना है। तो मैंने बता दिया ना किससे डाल सकते हैं, प्लाज्मिड बना के भी डाल सकते हैं और जीवाणु भोजी से भी डाल सकते हैं। जीवाणु भोजी कैसे होता है, देखो जीवाणु भोजी, जीवाणु का मीन्स, जीवाणु भोजी का मीन्स खाने वाले। तो जो जीवाणु को मतलब बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं वो जीवाणु भोजी होते हैं, ऐसे डालते हैं। देखो उसमें जैसे मान लो ये जीवाणु है और इस जीवाणु में हमें कोई जीन डालना है, यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्या किया, एक जीवाणु भोजी है और उसमें जो हमारा एक्सिक जीन था हमने क्या किया, इसमें डाल दिया। सीधी सी बात है। अब क्या होगा, ये अपना डीएनए को किसमें डाल देगा, इसमें डाल देगा। तो सिंपल सी बात है, तो जीवाणु भोजी से डाल दो चाहे प्लाज्मा बना के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पढ़ने वाले पुनर्योगी डीएनए तकनीकी के जो साधन है, साधन का मीन्स क्या क्या हम यहाँ पे यूज करने वाले इस टेक्निक को करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या हम टेक्निक यहाँ पे पढ़ने वाले। अब देखो यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन, तो क्या पढ़ने वाले हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कौन से साधन पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इसका मीन्स इसे ऐसे भी देख सकते हो आप, पुनर्योगी डीएनए तकनीकी के साधन। अरे ये तो समझ में नहीं, इससे इससे ये अर्थ तो नहीं निकालने माइंड में कि आप ये सोच रहे हो कि पुनर्योगी डीएनए वाले साधन पढ़ लें। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है अनुवंशिकी। या तो इसे लिख दो पुनर्योगी तकनीकी के साधन, या इसे ये लिख दो, चलो मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो, कभी ये सोचो कि पुनर्योगी डीएनए बनाने में जो चीजें यूज हो रही है उनकी बात कर रहे हैं, उनकी नहीं कर रहे। पूरी यहाँ पे जो प्रोसेस में जितने भी साधन हो रहे हैं, या फिर इसे ऐसे लिख लो तो और क्लियर रहेगा, अनुवंशिकी, अनुवंशिकी इंजीनियरिंग के साधन, इंजीनियरिंग के साधन। अब तो समझ में आ गया। जो भी आप, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, अनुवंशिक इंजीनियरिंग को बता दिया मैंने स्टेप बाय कितने स्टेप में होती है, तो उसमें जितनी भी चीजें अब क्लियर होगा। ठीक है, तो अब जितनी भी चीजें उसमें यूज होने वाली है उनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है, उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें क्या क्या चाहिए, बताओ मुझे क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एंजाइम। क्या चाहिए, एंजाइम। फिर पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज चाहिए, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। एंजाइम चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें एंजाइम चाहिए, तो यहाँ पे एक तो एंजाइम चाहिए और एक चाहिए हमें संवाहक। संवाहक का भी समझ रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग हम जीव में भेजेंगे, उसे जीव में भेजेंगे। और एक चाहिए हमें क्या, एंजाइम, संवाहक और परपोषी जीव, परपोषी जीव। बात समझ आ रही है? तो कितने चाहिए हमें, कितने चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो एक एंजाइम चाहिए और संवाहक चाहिए। संवाहक का मीन जिसके जरिए हम भेजने वाले हैं, जिससे भेजेंगे हम अब जीन को। और एक चाहिए हमें परपोषी जीव जिसमें हम डालने वाले हैं। तो सीधी बात है, तीन चीजें चाहिए यहाँ पे, और आपको ये प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तीन चीजें चाहिए यहाँ पे यूज करने के लिए, तब ये अनुवंशिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो पाएगी जब हमारे पास ये तीन चीजें होंगी। अब एंजाइम देखो, एंजाइम हमें कौन कौन से चाहिए, एंजाइम हमें एक तो चाहिए प्रतिबंधित एंजाइम। क्या चाहिए, प्रतिबंधित एंजाइम। फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे, प्रतिबंधित एंजाइम एक चाहिए हमें, प्रतिबंधित एंजाइम ये यूज होगा क्या काटने में, अभी बताऊंगा मैं। और एक हमें चाहिए कौन सा एंजाइम, एक चाहिए है, मोस्टली बता रही हूँ मुझे मोस्टली चाहिए, एक चाहिए हमें लाइगेज। क्या चाहिए,
लाइगेज, डीएनए लाइगेज, लाइगेज, ठीक है, कौन सा चाहिए, डीएनए लाइगेज, राइट। तो मोस्टली कितने एंजाइम चाहिए यहाँ पे, हमें 2 एंजाइम चाहिए, प्रतिबंधित एंजाइम डीएनए को काटने के लिए, और डीएनए डीएनए लाइगेज जो चाहिए हमें जोड़ने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना कि हम क्या करेंगे, 2 डीएनए को जोड़ेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड भी क्या है, डीएनए है, जो हम जीन डाल रहे हैं वो भी क्या है, डीएनए का खंड तो है, डीएनए तो है, तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज का यूज करेंगे, और काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइम का। तो मोस्टली हम यहाँ पे 2 एंजाइम देखने वाले, संभाग आपको पता है, संभाग देखने वाले जिसके जरिए हम भेजेंगे उसे परपोसिजीव में, प्रोपोसिजीव, 3 चीज हमारे पास होनी चाहिए, राइट। इसे नोट करो, यहां तक तो समझ आ गया, ठीक है। तो अब करने वाले हैं हम बात 1 बाय 1 स्टेप, 1 बाय 1। तो सी बात है, यहाँ पे हम एंजाइम का यूज करने वाले हैं, किसका, मैंने बताया मोस्टली किसका यूज करने वाले हैं, कि प्रतिबंधित एंजाइम का यूज करने वाले हैं, और हम एक तो डीएनए लाइगेज का यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे एक और रह गया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का यूज भी करते हैं, क्योंकि अगर हमें क्या है, आपने वंशागति के जो आणविक आधार है उसमें देखा कि डीएनए एक डीएनए से और डीएनए बनाने होते हैं हमें, ठीक है, डीएनए से और बड़े डीएनए बनाने होते हैं, या डीएनए की प्रतिकृति करानी होती है, एक डीएनए से उसी की कॉपी बनानी होती है, तो वहां पे कौन यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है ना। तो यहाँ पे कभी हम ऐसा होता है कि हमारे पास अगर छोटा सा खंड है डीएनए का क्या है, छोटा सा खंड है, और हमें चाहिए ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके हम उसकी फोटो कॉपी बना लेते हैं, बहुत लंबा कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज का भी यूज करते हैं। तो मोस्टली कितने एंजाइम का यूज करते हैं हम यहाँ पे, डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम का यूज करते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, देखो सबसे पहले क्या, एक एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, हमें एंजाइम देखने, एंजाइम मैंने बता दिया, 2 एंजाइम तो बता दिया, एक एंजाइम को बताना है, क्योंकि जो डिटेल में दे रखा है। डीएनए लाइगेज का आपको पता है, सी बात है, ठीक है, मैंने बता दिया क्या, डीएनए लाइगेज का यूज क्या करते हैं, जोड़ने में, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये एक तरह की फेविकोल की तरह काम करता है। पॉलीमरेज का काम क्या करते हैं, डीएनए की फोटो स्टेट बनाने के लिए, दोनों के काम हो गए, बस इतना ही काफी है इस चैप्टर में, जब बाकी आपको नहीं देखना। फिर आता है प्रतिबंधित जो एंजाइम होते हैं अपने, कौन से एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम। अब देखो प्रतिबंधित एंजाइम देखने वाले ध्यान से समझना, प्रतिबंधित एंजाइम, एंजाइम। अब यहाँ पे देखो एक एक स्टेप को अच्छे से समझना। प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित का मीन्स होता है जिसमें कोई बॉन्डेशन है, बंधन है, बंधित आ रहा है ना इस पे, तो क्या आ रहा है, बंधित वर्ड आ रहा है। बंधित का मीन्स ये किसी न किसी चीज में बंधा हुआ है। अब किस चीज में बंधा हुआ वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रतिबंधित एंजाइम की बात करने वाले हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, क्या होते हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस कौन से होते हैं, एक तो होते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, और यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज है, प्रतिबंधित वो ही रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, एक्सोन्यूक्लियस। कितने टाइप के एंजाइम होते हैं, 2 प्रतिबंधित एंजाइम जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस और प्रतिबंधित एक्सोन्यूक्लियस। कोई दिक्कत, इनमें डिफरेंट क्या होता है, देखो इसमें डिफरेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंट ये होता है, जैसे हमारे मान लिया कि हमारे पास ये डीएनए, ठीक है, ये क्या हमारे पास डीएनए, अगर हमें मान लिया इसे साइड से काटना है, क्या करना है, इनको क्या करते हैं, प्रतिबंधित एंजाइमों को, इन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं। देखो आणविक का मीन्स अणु, कैंची का मीन्स कैंची, मतलब ऐसा अणु जो कैंची की तरह काम कर रहा है उसे आणविक कैंची कहेंगे। नाम क्लियर है ना, कि आणविक कैंची कौन से होते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम आणविक कैंची होते हैं। भी काट तो ये भी रहा है, ये भी रहा है, दोनों काट रहे हैं, तो काटने का काम कौन करती है, कैंची, और ये है क्या, अणु, तो हम कह सकते हैं ना आणविक कैंची। आणविक कैंची मीन्स ऐसे अणु जो कैंची की तरह काम करते हैं काटने का, राइट। तो यहाँ पे समझो, तो प्रतिबंधित एंजाइम क्या कहलाते हैं, आणविक कैंची भी कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो क्या होगा, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, एंडो का मीन्स देखो, एंडो मीन्स इन मीन्स क्या होता है, अंदर। तो क्या होगा, डीएनए को काटने, ये भी डीएनए काटता है, ये भी डीएनए काटता है, डिफरेंट क्या देखो, एंडो का मीन्स होता है इन, अगर इनर अंदर से काटता है तो उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। अगर मान लो अंदर का मीन्स इनके एक सिरा ये है इसका और एक सिरा ये है इसका, तो शुरू से नहीं काटेगा ये,
सिरों को छोड़कर अंदर से कहीं से भी काट सकता है। तो वो काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस काटता है कहां से? अंदर से। ध्यान रखना, कहां से काटता है ये? अंदर से काटता है। ठीक है, अब तुम्हें पता है अंदर से ये काटता है, तो बाहर से सिरों से कौन काटता होगा? अंदर से सिरों को छोड़कर। चलो ऐसे लिख देता हूं और क्लियर रहेगा। सिरों को छोड़कर, सिरों को छोड़कर, ठीक है, अंदर से सिरों को छोड़कर काटता है। काटता है, अब तो क्लियर है। सिरों को छोड़कर, सिरों को नहीं काटेगा, अंदर से कहीं से भी काटे। देखो इस सिरे को छोड़कर यहां से भी काट सकता है, थोड़ा भी अंदर अंदर होगा, सिरे से नहीं काटेगा। ठीक है, अंदर कहीं से भी काट सकता है। अब यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस आपको पता ही है कहां पे काटते हैं? सिरों से काटते हैं। किससे काटेंगे? सिरों से। सिरों से, सिरों से काटते हैं, काटते हैं। ये तो पता है ना किसे काटते हैं? डीएनए को। है, ये तो बात क्लियर है ना, डीएनए की तो बात चल रही है, डीएनए को काटते हैं, ये अंदर से काटते हैं डीएनए को। तो दो तरह के हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। बात क्लियर? अब देखो क्या था, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस जो था हमारा, ठीक है, प्रतिबंधित एंजाइम जो था वो कौन सा था और किससे निकाला था? क्वेश्चन अच्छी सी बात है। तो सबसे पहला जो एक एनसीईआरटी में एक चीज दे रखी है कि जीवाणु भोजी, वो अजीब सा समझ में नहीं आता, अजीब सी लाइन है, तो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। कि यहाँ पे ई कोलाई से निकाला था। किससे? ध्यान रखना, सबसे पहला जो निकाला था वो किससे निकाला था? ई कोलाई। ई कोलाई से। दोनों पॉइंट याद है ना? प्लाज्मिड निकाला था किससे? दोनों पॉइंट ध्यान रखना, वरना पेपर में यही तो गलती हो जाती है कि वहां पे भी पहले की बात चल रही, यहाँ पे भी पहले की बात चल रही है। अब अगर दो चार बार रिवाइज करके नहीं जाओगे तो मिक्स हो सकता है। तो पहला ये भी याद आ सकता है, प्लाज्मिड वाली बात भी तो याद आ सकती है। वो पहला प्लाज्मिड निकाला था हमने सल्मोनेला से, लेकिन यहाँ पे पहला प्रतिबंधित एंजाइम निकाला है। दोनों में डिफरेंट ध्यान रखना। वहां पे क्या निकाला था? प्लाज्मिड पहला, यहाँ पे क्या निकाला है? प्रतिबंधित एंजाइम पहला। दोनों में डिफरेंट पता है ना? ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें क्या था? इसका मेन डीएनए होगा, मेन डीएनए होगा ना। अब देखो क्या होगा, मेन डीएनए इसका, और इसमें जो लिख रखा है ना बुक में, जो समझ में नहीं आता वो ऐसा आता है। देखो ये है जीवाणु भोजी। क्या है ये? जीवाणु भोजी। आपको पता है जीवाणु भोजी का मीन्स जो जीवाणु का भी भोजन कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब ये जीवाणु भोजी है, और आपको पता है जीवाणु भोजी क्या काम करते हैं? ये अपना डीएनए डाल देते हैं, डीएनए तो डालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऐसा है कि इसके अंदर एक ऐसा जीन है, इसके अंदर क्या है? एक ऐसा जीन है जो दो एंजाइम निकालता है। वो जो लिख रखा है ना ऐसे एनसीईआरटी में, अजीब से समझ में नहीं आता कि मैथिल ग्रुप को जोड़ देता है, एक जीवाणु भोजी की क्या करता है, डीएनए को काटता है। वो बात समझ में नहीं आती बिल्कुल भी कि क्या बात कर रहा है ये। ऐसा करे, इसने दो एंजाइम रिलीज किए। कितने एंजाइम रिलीज किए? दो। जैसे ही इसने एंजाइम ये डाला, सॉरी एंजाइम नहीं, जैसे ही जीवाणु भोजी, तुम्हें पता है जीवाणु भोजी करता क्या? अपना डीएनए डाल देगा, अपना डीएनए डालेगा, ये वाला डीएनए आके इसके डीएनए से जुड़ जाएगा और ऐसा खत्म कर देगा। सिंपल, ठीक है ना? तो जैसे ही अपना डीएनए डालेगा, ये डीएनए जीवाणु भोजी का है, तो ये वाला एंजाइम जो होगा ये इसे डीएनए को काट देगा। डीएनए को क्या कर देगा? काट देगा। खुद सोचो, जब ये काट देगा तो ना आके जुड़ेगा, ना इसे जीवाणु को कोई लॉस होगा। ठीक है, अब ये मैथिल वाली बात जो है ना, अब तुम्हें पता है जब ये इस डीएनए को काटेगा तो ये अपने मेन डीएनए को भी काट सकता है। कैंची तो कैंची है, तुम्हें पता है ना, कैंची तो कोई भी कपड़ा, ये ऐसा थोड़ी है कि कैंची ये सोचेगी कि ऐसे काटू या ऐसे नहीं काटू। कैंची तो कैंची, वो तो किसी को भी काट देगी। जब वो इसे काट सकती है, इसके डीएनए को काट सकती है, तो इसके अपने वाले डीएनए को भी काट सकती है। लेकिन ये आपको पता है इनका होता है एक पहचान स्थल। पहचान स्थल का मीन्स डीएनए में एक निश्चित जगह होती है कि ये वाला एंजाइम, जैसे मान लिया हमारे पास हिंद सेकंड एंजाइम है, तो इन सेकंड अगर ये क्लियर है कि ये यहां से काटेगा तो वहीं से काटेगा, अलग से कहीं से नहीं काटेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है, यहाँ पे इसकी पहचान स्थल था। ये क्या था? पहचान स्थल था कि ये यहां से काटता है, तो इसने यहीं से काट दिया। अब इसे अगर ये अनुक्रम यहाँ पे भी मिला तो ये इसे भी काट देता, लेकिन क्या किया उसने? उसने इस वाले एंजाइम ने ना मैथिल ग्रुप जोड़ दिया वहां पे जाके। बात समझ आ गई? नहीं आई? देखो डीएनए में ऐसा होता है, अब समझो तुम, ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो। देखो ऐसे करके डीएनए हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास मान लो कि ये ए है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होगा? टी से जुड़ा होगा। ये क्या है? सी है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होगा? जी से जुड़ा होगा। ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सी, और यहाँ पे जी ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे है हमारा ए डबल बॉन्ड टी, ऐसे जुड़ा है। अब इसका फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, बाकी तो आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में। इसका, इस एंजाइम का पहचान स्थल ये है कि ये किससे काटेगा? जहां पे दो इसे एसी मिलेंगे वहां से काटेगा।
इसका पहचान स्थल क्या है? जहां इसे दो लगातार एसी बॉन्ड मिलेंगे, ये वाले, ये तो आपको पता है, डीएनए वाला चैप्टर तो आपने पढ़ा है ना, आपको पता है क्या होता है, डीएनए की क्या होती है, दो लड़े होती हैं, और दो लड़ों में क्या होते हैं, दो लड़ों के जो क्या होते हैं, तो क्षार होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसे क्या कहते हैं, हमारे क्षार युग्म का अनुक्रम। क्षारों का अनुक्रम का भी, क्षार किस क्रम में लगे हैं वही तो है ना। तो ये निश्चित जो क्षारों का अनुक्रम होता है वो निश्चित होता है इनके लिए। जैसे ये इससे ही काटेगा तो ये इससे ही काटेगा, दूसरा वाला किसी और अनुक्रम से काटेगा तो वो किसी और से काटेगा, तीसरा किसी और से काटेगा तो वो किसी और से काटेगा। तो इनकी पहचान का स्थल हो गया ये। अब देखो पूरे डीएनए पे ये घूमेगा ऐसे करके, इसे जहां ये मिलेगा वहीं से काट देगा। अब तो बात क्लियर आ गई। तो ये क्या करते हैं, पहले डीएनए में उस अनुक्रम को पहचानते हैं जहां से इन्हें काटना है। अगर पूरे डीएनए में अनुक्रम नहीं होता तो क्या ये काटता नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो ये से ढूंढेंगे ये पहले। तो निश्चित है, अब मान लो इस एंजाइम का निश्चित अनुक्रम था कि ये यहां से काटेगा, तो इसमें तो इसे मिल गया, तो इसने काट दिया जाके। अब क्या था, अब इसने जैसे ही इसने इसे काटना स्टार्ट किया, इसे पता चला हाँ ये तो इसे भी काट देगा, तो दूसरे वाले एंजाइम ने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, मैथिल समूह जोड़ दिया। अब देखो क्या ये इसकी, अब इसे काटेगा नहीं ना, ये चेंज हो गया। देखो ये तो वहां से काटता है जहां पे सिंपल ये हूं, इसने मैथिल ग्रुप और जोड़ दिया, अब तो ये चेंज हो गया, अब नहीं काटेगा। मैंने बोला चेंज हो गया तो काटेगा नहीं। बात क्लियर है। तो इसलिए एनसीईआरटी में बड़ी अजीब सा दे रखा है, लाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ध्यान रखना, दो एंजाइम होते हैं, एक तो क्या होता है मैथिल ग्रुप को ऐसे लिख रखा है अजीब सा, तो एक मैथिल, दो एंजाइम होते हैं, एक मैथिल ग्रुप को लगाता है ताकि ये वाला डीएनए से नहीं काटे, और ये इसे क्या बोलते हैं, ये है एंजाइम हिंद कौन सा, सेकंड। कौन सा है ये एंजाइम, हिंद सेकंड। तो सबसे पहला ध्यान रखना हिंद सेकंड, सीधी बात है। तो सीधी बात है, सबसे पहले जो निकाला गया था वो कौन सा निकाला गया था, हिंद सेकंड, और किससे निकाला गया था, इकोलाई से, राइट। ध्यान रहेंगे दोनों पॉइंट। अब क्या याद रखना है तुम्हें, ये वाला दोनों पॉइंट याद रखने हैं, किससे निकाला और कौन सा था। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब देखो हम देखने वाले हैं क्या, कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ये होते हैं एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधित एंजाइम, तो ये एक निश्चित अनुक्रम से काटते हैं। कैसे होते हैं, एक निश्चित अनुक्रम से, ये तो पता चल गया, निश्चित अनुक्रम से इनकी पहचान, अनुक्रम निश्चित होगा तो वहीं से काटेंगे, अलग जगह से नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम देखने वाले हैं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। क्या देखने वाले हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, होता क्या है, इसमें ऐसा होता है कि कौन से एंडोन्यूक्लियस जितने भी हैं वो क्या होते हैं उनका, लेकिन क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, सबके क्या होगा, अलग अलग होगा। हम बात करने वाले हैं किसकी, इको आर वन की, इको इको आर वन की बात करने वाले हैं, ठीक है, इको आर वन की। अब देखो क्या होता है, डीएनए आपको पता है कि दो लड़ी इस तरह से होती है, राइट। तो यहां पे होगा जी ए ए टी टी सी, ठीक है। यहां पे आपको पता है जी के साथ कौन जुड़ता है, सी, यहां पे टी टी ए ए एन जी, राइट। अब तुम्हें पता है ये कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, तीन, ये दो 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 तीन। अब देखो यहां पे समझो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होते क्या है, ये ऐसे होते हैं, ऊपर वाली लाइन में इस साइड से पढ़ो, ठीक है, और नीचे वाली लाइन में इस साइड से पढ़ो, सेम रहेगा। जैसे बुक में दे रखे हैं ना मलयालम, तो मतलब उसका समझाने का कुछ और है, यहाँ पे रीजन कुछ और है। मलयालम तो ऐसे कि मलयालम लिखा हमने, मल या लम, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इधर से पढ़ने बोल रहे हैं वो, या इधर से पढ़ रहे हैं, सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस अलग है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही वर्ड को पढ़ लें, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लाइन पे पढ़ लें, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे देखो एक ही वर्ड से, इधर से पढ़ लो इधर से पढ़ लो, सेम आ रहा है, क्योंकि इसमें मा ला या ला, फिर मा, इधर से पढ़ोगे मा ला फिर ये, तो मलयालम में एक सा होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे अलग प्रोसेस है, इस क्षण पे इस साइड से पढ़ोगे, नीचे वाली पे इस साइड से पढ़ोगे, तब सेम आएगा, ठीक है ना, तो सेम आता है। तो ऐसे ही को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक या पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बोलते हैं। तो सब क्या होते हैं, सबके लिए ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब ये तो समझ आ गया ना सब। तो क्या होगा,
लाइनें आप देख सकते हैं, लेकिन जितने भी हैं, मैं ये बोल रहा था कि सभी के जो होते हैं ये अनुक्रम होते तो इसी लय में, ऊपर से नीचे से पढ़ोगे सेम जाएंगे, लेकिन होते सबके अलग अलग है। जैसे ये किसका है, इको और फर्स्ट का है, तो दूसरा जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस होगा उसका ये नहीं होगा, उसका चेंज होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि सबके जो पेंटोमिक अनुक्रम होते हैं विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब अलग अलग होते हैं सबके, ठीक है ना, सबके अलग अलग होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो ये किसका है, ये इको और फर्स्ट का। ये कहां से काटता है, देखो ये कहां से काटता है, इसके मिडिल से नहीं काटता है, जैसे बुक में दे रखा है मिडिल से नहीं काटता, तो वो तो हम काटेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि मिडिल से काटता है नहीं। आपको पता है डीएनए की ये क्या होती है, ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है शर्करा से, और किससे, फास्फेट से, फास्फेट से। ये तो आपको सीधी बात इस चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पे आपने वंशागति का आणविक आधार पढ़े, तो ये वाली लड़ किससे बनी होती है, शर्करा और फास्फेट से, और शायद नीचे लगे होते हैं। तो ये यहीं से काटना स्टार्ट होता है, वहां पे जो बताया है तो उसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे समझ लेंगे, याद हो जाएगा। देखो कहाँ से काटते हैं, पहली बात बोल रखा है कि ये 20 से नहीं काटता। 20 से का मीन देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो अगर 20 से काटेगा तो यहाँ से काटना चाहिए था, तो 20 से नहीं काटता, 20 से थोड़ा हट के काटता है, ये तो हमें दिख भी रहा है, सीधी बात है। तो यहाँ से स्टार्ट करता है, देखो काटना कहाँ से काटा है, इसे शर्करा और फास्फेट के बीच से काटा ना, इसे बोलते हैं डीएनए की रीढ़। क्या बोलते हैं इसको, रीढ़। तो डीएनए की रीढ़ से काटता है ये, इसको रीढ़ बोलते हैं, क्योंकि डीएनए टिका इस पे ही होता है। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से काटेगा ये, और फिर ये काटेगा किसे, इसको काटेगा हाइड्रोमोल्ड को, फिर ऐसे निकल जाएगा। तो देखो जिन क्षारों के बीच से ये घुसा उसी से बाहर निकला। पहले किसे काटा, इसकी डीएनए की रीढ़ को, शर्करा फास्फेट की लड़ी को काटा, फिर उसके बाद हाइड्रोमोल्ड को काट के बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे अगर हम इसको काट के अलग कर दें तो कैसा बनेगा, देखो ऐसे आपको दिखेगा कि ऊपर वाला, देखो नीचे वाला तो इतना बचा ना, ऐसे बचा, तो अगर इसको आप बनाओगे तो ऐसे तो होगा ना, ऐसे करके ऐसा होगा ना, ऊपर वाला जो होगा वो देखो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे करके ये ऐसे होगा, और ऐसे होगा, और ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, ठीक है। आप दोनों समझ में आ गए, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अब क्या होगा कि इस तरह के सिरे जो बनते हैं उसे कहते हैं चिपचिपे सिरे। कैसे, चिपचिपे। देखो चिपचिपे, अगर कोई ऐसे करके काट दिया जिसने, ऐसे करके बीच से काट देता, तो बीच से काटता तो क्या होता, ऐसा बनता ना, देखो ऐसा बनता, और इधर कट के ऐसा बन जाता, ठीक है। तो ये ऐसे सिरों को चिपचिपे सिरे नहीं कहते हम, यहाँ पे इनको चिपचिपे सिरे कहते हैं, ये होते कोल्टे सिरे, ठीक है। तो क्या होता है, इन्हें चिपचिपे सिरे कहते हैं। जैसे लिख रखा है एनसीईआरटी में कि चिपचिपे सिरे जो होते हैं उसे जोड़ने में हेल्प करते हैं। जोड़ने में तो हेल्प करेंगे, सी सी बात है। देखो इन सिरों को जोड़ोगे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इन सिरों को जोड़ोगे तो क्या होगा, एकदम अच्छे से जुड़ जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, जुड़ने में हेल्प करते हैं। बात समझ आ गई क्या, ये क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होते हैं, ये होते हैं ऊपर नीचे से पढ़ने में सेम जाते हैं, और सबके लिए क्या होते हैं, एंजाइमों के लिए अलग अलग होते हैं। और ये क्या होता है, इको आर फर्स्ट का ये अनुक्रम ये है, ये यहीं से काटेगा, सीधी बात। और ये कैसे सिरे बनाता है, चिपचिपे सिरे बनाता है। और एक चीज और याद रखना, जिससे आप क्या करोगे, जिससे आप पुनर्योगी डीएनए बनाओगे, तो जिससे आपको क्या होना है, जिससे आप डालने वाला जीन काटोगे, उसी उसी सेम उसी एंजाइम से आप क्या करोगे, प्लाज्मिड को भी काटोगे। जब प्लाज्मिड को काटोगे तो देखो सिरे सेम जाएंगे, तो आप जोड़ सकते हो। अलग अलग से काटोगे तो सिरे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। खुद सोचो कि अगर जुड़ने वाले सिरे का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा तो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों को एक ही एंजाइम से काटना चाहिए। यहाँ तक के पॉइंट शायद आपके समझ आ गए होंगे, राइट, समझ आ गया ना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद ये हो गया, ये तो समझ आ गया ना। तो इसमें 2-4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस किससे लिया, कौन सा सबसे फर्स्ट था, और यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काटते कहाँ से, शक्कर का फास्फेट इसकी रीढ़ से काटते हैं, सिंपल। इतने से पॉइंट थे इसमें। अब आगे पढ़ने वाले हम क्लोनिंग संवाहक। क्या पढ़ने वाले, क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग का मीन्स क्या होता है, क्लोनिंग आप जानते हो, क्लोनिंग करना, जोड़ना, जोड़ने को क्या कहते हैं, क्लोनिंग। संवाहक मीन्स लेकर जाने वाले। तो क्या होगा, आपको पता है प्लाज्मिड बनाया था आपने, तो क्या किया था, पहले आपने उसमें क्लोनिंग की थी, ना, और वो क्या था, प्लाज्मिड संवाहक था। संवाहक क्यों था, क्योंकि वो लेके जा रहा था, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई, क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं। क्लोनिंग का मीन्स होता है जिनके साथ क्या होता है, जीन जुड़ा होता है और वो उसे लेकर जाते हैं। तो क्लोनिंग संवाहक दो का यूज करते हैं हम क्लोनिंग संवाहक में। एक क्या करते हैं, जीवाणु भोजी का यूज करते हैं, और एक करते हैं हम प्लाज्मिड का यूज, राइट। बात समझ आ गई, किस किस का यूज करते हैं यहाँ पे देखो,
जीवाणु भोजी का यूज करते हैं, जीवाणु भोजी का यूज करते हैं, प्लस प्लाज्मिड का यूज करते हैं। बात समझ आ गई ना, दो का यूज करते हैं, जीवाणु भोजी प्लस प्लाज्मिड। अब देखो इसकी क्वालिटी पढ़ने वाले, क्लोनिंग संवाहक जो है जिसमें जोड़ के भेजने वाले उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी इसमें, क्योंकि देखो मैं फास्टली फास्टली बताऊंगा एकदम, जो पॉइंट पॉइंट है आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक तो होता है ओआरआई स्थल, ओ आर आई। अब देखो क्या होता है, पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए उसके अंदर, सीधी बात है, उसके अंदर ओआरआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओ आर आई स्थल, ओ आर आई स्थल। ये कहाँ पे है, ये वहां पे भी पढ़ाया गया है जहां पे हमने पढ़ा था वंशागति का आणविक आधार, ये ओ आर आई, ये सब चीज वहां पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन शॉर्टली मैं बता देता हूँ, ओ आर आई क्या होती है, डीएनए में ऐसी जगह होती है जहां से उसकी फोटोस्टेट बननी स्टार्ट होती है, हर जगह से। जैसे हमारे पास ये डीएनए, ये क्या हमारे पास डीएनए, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स जगह होती है जहां से इसकी प्रतिकृति फोटोस्टेट बननी स्टार्ट होती है। जैसे मान लो आपके पास 1000 मशीन है, ठीक है, लेकिन फोटो कॉपी अगर करनी है तो फोटो कॉपी की मशीन से ही तो करोगे ना, और तो नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सेम सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जगह होती है जहां से फोटो कॉपी की बननी स्टार्ट होती है। जैसे फोटोस्टेट की मशीन क्या है, वो जगह है जहां से फोटो कॉपी निकलेगी, इसी बात है। तो यहाँ पे भी यही जगह होती है, इसे बोलते हैं ओआरआई, ठीक है। तो पहली पहली बात तो, जिसमें आप क्लोनिंग करने वाले हैं तो क्या होना चाहिए, इसमें ओआरआई स्थल होना चाहिए, ओआरआई, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया ना कि जहां से क्या होता है, फोटोस्टेट बननी स्टार्ट होती है डीएनए की, वहां उसे ओआरआई कहते हैं। अब ये होना क्यों चाहिए, होना इसलिए चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मान लिया कि हम इसके साथ क्लोनिंग करके भेज रहे हैं, क्लोनिंग करके भेज रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मिड के साथ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इसमें ओआरआई की जगह होगी, ठीक है। तो ओआरआई की जगह से क्या होगा, प्लाज्मिड की फोटो कॉपी होगी, तो सीधी सी बात है, हमारा जीन भी इसी में जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी फोटो कॉपी बननी स्टार्ट हो जाएगी। फोटो कॉपी के तो मतलब जानते हो, जैसे ये है, इसका एक और, इसका एक और, ऐसे बनते चलेंगे ना फोटो स्टेट है। तो आपको पता है हमारा जीन भी इसी में जुड़ा हुआ है, जब इसकी फोटो कॉपी होगी तो सीधी सी बात है हमारे जीन की भी होगी। तो यहाँ पे ओआरआई समझ आ गया। अब ओआरआई नहीं होगा तो फोटो कॉपी होगी नहीं, तो हमारा एक ही जीन डाला था हमने, एक ही रहेगा, तो ओआरआई होना चाहिए। पहली क्वालिटी समझ आ गई। अब दूसरी क्वालिटी है इसमें बरण योग्य चिन्हक। अब देखो क्लोनिंग स्थल को एनसीईआरटी में दे रखा है ना, पहले बरण योग्य चिन्हक, फिर वो क्लोनिंग स्थल। तो मैं क्लोनिंग स्थल को पहले समझा देता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा। ओआरआई स्थल समझ आ गया, फिर आता है क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग स्थल। देखो क्लोनिंग, क्लोनिंग का मीन तो समझ में आ रहा है आपके, क्लोनिंग का मतलब जोड़ने वाली, स्थल का मीन जगह, जहां पे आप क्या होगा, जहां पे आप प्लाज्मिड को जोड़ोगे, सॉरी, जीन को जोड़ोगे प्लाज्मिड से, वो क्या होगा, अरे क्लोनिंग मतलब जो, इसे सिंपल भाषा में ये है इसका अर्थ, जोड़ने की जगह, जहां पे आप अपना वाला जीन जोड़ने वाले हो प्लाज्मिड में, उस जगह को कहते हैं। जैसे हमारे पास ये जीन, ये प्लाज्मिड था, तो हमने इस जगह पे क्या किया, अपने जीन को जोड़ा है, तो इसके लिए क्या हुआ, क्लोनिंग स्थल, जोड़ने की जगह। तो खुद सोचो, अगर क्लोनिंग स्थल जोड़ने के लिए जगह ही नहीं होगी तो आप जोड़ोगे कहां से, ये तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन एक एक चीज है कि क्लोनिंग स्थल ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है, इसके ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे। जब ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे तो जोड़ने में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए क्लोनिंग स्थल कम होनी चाहिए। नहीं बात समझ आई। क्लोनिंग स्थल क्या होगा, क्लोनिंग स्थल ज्यादा होंगे तो आप जो प्रतिबंधित है एंडोन्यूक्लियस डालोगे तो वो उसे बहुत सारी जगह से काट देगा। तुम्हें पता है ना, क्लोनिंग स्थल जितने होते हैं उतनी जगह से ये काटता है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, कि कैसे बुक्स में तो नहीं लिखा होता। तो क्या होगा, क्लोनिंग स्थल जितने ज्यादा होंगे, इतना प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस इतनी ज्यादा जगह से काटेगा, और जितनी ज्यादा जगह से काटेगा इतने इसके टुकड़े ज्यादा होंगे, जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्लोनिंग स्थल एक होना चाहिए, सबसे बेटर रहेगा, एक या दो हो, ज्यादा क्लोनिंग स्थल नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ भी आपके एनसीईआरटी में, तो उससे जटिलता पैदा होती है, प्रॉब्लम आती है इसका मीन। दोनों क्लियर हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं बरण योग्य चिन्हक, बरण योग्य योग्य चिन्हक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में नहीं आता। इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ण योग्य चिन्हक का मीन्स क्या होता है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो हमारा जीन था वो प्लाज्मिड में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसका मीन्स पुनर्योग्य डीएनए बना है या नहीं बना है। तो वर्ण योग्य चिन्ह किसे बोलते हैं, वर्ण योग्य चिन्ह का मीन्स होता है, ये वर्णन करेंगे, ये चिन्ह, चिन्ह का मीन्स तो जानते हैं, चिन्ह का मीन्स कोई चिन्ह होंगे उसमें, तो ये
ये जो है बर्डन करेंगे, बर्डन का मीन्स बर्डन करेंगे कि ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। बात समझ आ रही है ना भाई? ऐसा भी हो सकता है कि हमने, ऐसा तो नहीं है कि हम देख देख के डाल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जोड़ना है, ऐसे यहाँ पे जोड़ना है, ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम इनको एक किसी परख नली में या जहाँ पे हम किसी और चीज में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहां पे इन चीजों को डाल देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये डाल दिया प्रतिबंधित जो हमारे पास प्रतिबंधित एंजाइम है वो डाल दिया, और हमने डीएनए का खंड डाल दिया और ये कर दिया, सबको डाल दिया। अब हमें क्या मालूम कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो मोस्टली जुड़ता ही नहीं है। 95+ केस में क्या होता है, ये जुड़ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये वर्ण योग्य चिन्ह जो होते हैं इनकी हेल्प लेके हम क्या करते हैं, हम पता कर लेते हैं कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है टेट्रामाइसिलिन पेनिसिलिन के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे क्या होता है प्रतिबंधित, देखो क्या उसमें समझा रखा है कि जैसे हमारे पास एक प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ बिल्कुल, प्लाज्मिड है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक जीन यहाँ पे और एक जीन यहाँ पे, समझ ध्यान से, ठीक है, ये राइट। तो इसमें प्लाज्मिड में आपको ये तो पता चल गया ना, इसमें जगहें होती है, ये जगह इसमें क्या होंगी, मतलब क्लोनिंग स्थल होंगे। क्लोनिंग स्थल का मीन्स ऐसी जगहें होंगी जहां पे जोड़ेंगे। अब आपको पता है जहां पे आप जोड़ोगे तो उन्हें क्या करेंगे, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस उस जगह को काटेंगे भी। ठीक है ना, दोनों बातें क्लियर है कि ये जो हमारा प्लाज्मिड होता है तो इसमें ऐसी जगहें होती है जहां पे हम जोड़ते हैं। अब जिस जगह पे आप जोड़ते हैं ये तो आपने देख लिया ना कि उस जगह को काटना भी पड़ता है, तो सीधी सी बात है इन जगह को काटने के लिए प्रतिबंधित एंजाइम भी होते हैं, राइट। जगहें होंगी तो उन्हें काटने के लिए एंजाइम भी होंगे, और सब एंजाइम अलग अलग फिक्स होंगे, कोई यहाँ से काटता है, कोई यहाँ से, इस तरह से अलग अलग जगहों से काटेगा। बात क्लियर है। अब देखो क्या है, मान लिया ये पेंसिलिन, ठीक है ना, ये पेंसिलिन और ये टेट्रामाइसिलिन फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी बुक में दे रखा है, मैं तो बस इसको दोनों को लेके बताऊंगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास प्लाज्मिड है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग जीन होंगे, अलग अलग तरह के जीन है, सीधी सी बात है। ये ऐसा जीन है, ये ऐसा जीन है, तुम्हें पता है ना, हर एक जीन क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनवाएगा, सीधी सी बात है। तो ये ऐसा जीन है जो किसके खिलाफ, माना हमने एम्पिसिलिन, क्या, एम्पिसिलिन, ये तो एग्जांपल दे रखा है ना। तो क्या करता है ये ऐसा जीन है जो एम्पिसिलिन जो प्रतिजैविक होती है, एंटीबायोटिक होती है दवाई, जैसे मान लो कि अगर इस पे हमने एम्पिसिलिन दवा डाली, किसी ने मान लिया कि ये जीवाणु उसके अंदर घुस गया, किसी के अंदर घुस गया, किसी में रोग हो गया इसकी वजह से, और हमने क्या किया, उस इंसान को जिसमें ये गया हुआ है जीवाणु, उसे अगर एम्पिसिलिन खिलाई तो इसमें इस जीवाणु पे एम्पिसिलिन का कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे एम्पिसिलिन डालोगे तो ये वाला जीन जो एंटीबायोटिक है उसके खिलाफ करने वाला जो केमिकल बना देगा, और जो एम्पिसिलिन के प्रभाव को खत्म कर देगा, कोई भी असर इस पर नहीं होगा। और इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन, क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, अगर इसे टेट्रासाइक्लिन भी खिलाओगे तो भी क्या होगा, इस पर कोई भी असर नहीं होगा, सीधी बात है नहीं मरेगा। ठीक है, अब इनका वर्ण योग्य चिन्ह को मैं यूज कैसे करते हैं, देखो, अगर मान लिया कि हमने क्या किया, हमने सब कुछ डाला इसमें, ठीक है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस भी डाल दिया, एंडोन्यूक्लियस जो एम्पिसिलिन वाली जगह से काटता है, किससे काटता है, एम्पिसिलिन वाली। अब क्या होगा, एम्पिसिलिन वाली जगह से काट देगा वो, तो एम्पिसिलिन वाला ये वाला क्या होगा, ये वाला जीन हट जाएगा। बात समझ आ रही है, हमने ऐसा एंडोन्यूक्लियस डाला जो यहां से काटता है, जब यहां से काटता है तो इस पार्ट को काट के निकाल देगा, और हमारा जीन क्या होगा, हमारा जीन यहाँ पे, इस चीज को अच्छे से समझना क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ठीक है, ये था एम्पिसिलिन। अब क्या हुआ, एम्पिसिलिन तो यहां से हट गया, एम्पिसिलिन क्या हुआ, यहां से हट गया, और हमारा वाला जीन यहाँ पे जुड़ गया, जुड़ गया। ठीक है, तो हम पता कैसे करते हैं, देखो वही तो बता रखा है कि पता कैसे करते हैं, पता क्या करते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा लाइनें समझ में नहीं आती, उल्टा सीधा होता है। तो यहाँ पे क्या है, पता ऐसे करते हैं, देखो पहले तो इस पे ना ही एम्पिसिलिन का असर हो रहा था, ना ही टेट्रासाइक्लिन का असर हो रहा था। अब आपको पता है एम्पिसिलिन वाला, टेट्रासाइक्लिन वाला तो है इसमें जुड़ा हुआ जीन, अगर इसे क्या खिलाएंगे आप, टेट्रासाइक्लिन खिलाएंगे तब तो ये नहीं मरेगा, लेकिन अगर इसे एम्पिसिलिन डाला तो मर जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्पिसिलिन वाला तो खत्म हो गया ना, तो हमें पता चल जाएगा, हाँ अगर ये क्या हुआ, एम्पिसिलिन खिलाने पे खत्म हो गया, तो हमें पता चल जाएगा हाँ एम्पिसिलिन की जगह हमारा वाला डीएनए का खंड जुड़ गया। ठीक है, अगर इस बार मान लिया कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जुड़ाइए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इस बार एम्पिसिलिन खिलाने पे तो नहीं मरेगा, लेकिन टेटा आपके जैसे यहाँ पे जुड़ा, इस बार मान लो, इस बार कहाँ पे जुड़ा, ये एम्पिसिलिन तो ऐसा ही है, ठीक है ना,
और यहाँ पे जुड़ गया, कहाँ पे, जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन था। तो इस बार क्या होगा, एम्पिसिलिन खिलाओगे तो कुछ असर नहीं होगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन खिलाओगे तो ये मर जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा हाँ क्या हुआ कि टेट्रासाइक्लिन की जगह हमारा वाला ये जुड़ गया। तो वर्णयुग्म चिन्ह देखो वर्णन कर दिया ना इन्होंने, बता दिया ना कि हाँ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसे ही बोलते हैं वर्णयुग्म चिन्ह। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वर्णयुग्म चिन्ह। तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर इसको खत्म ही कर देते हैं कि पौधों में और जंतुओं में हमने किन किन प्लाज्मिड का यूज किया है। ठीक है ना, किस किस का यूज किया है। तो देखो साफ साफ दे रखा है कि रिट्रोवायरस, रिट्रो वायरस, वायरस, जो रिट्रोवायरस होता है कैंसर जिससे होता है, ठीक है, उसका प्लाज्मिड क्या किया, किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, जंतुओं के लिए यूज किया जाता है, प्राणियों के लिए। ठीक है, ये क्या किया, इसकी प्लाज्मिड का जो रिट्रोवायरस है उसका जो प्लाज्मिड है उसका यूज काय में किया हमने, काय में किया, उसका यूज किया है हमने जंतुओं के क्या बनाने के लिए, संवाहक बनाने के लिए इनके प्लाज्मिड का यूज किया है। ठीक है, और जो ये तो हो गए जंतु के लिए, और फिर आता है प्लांट्स के लिए, पादप के लिए, राइट। अब प्लांट्स के लिए आता है, प्लांट्स के लिए किया था किया है हमने एग्रोबैक्टीरियम का। ठीक है, जो एग्रोबैक्टीरियम होता है तो उसका यूज किया हुआ है। अब दोनों समझ में आ गए, ये किसके लिए है, एग्रोबैक्टीरियम का यूज शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। ठीक है, आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है एग्रोबैक्टीरियम, ये किसके लिए किया, इसे जंतु बोल दो, ये प्राणी बोल दो, इसे पादप के लिए यूज किया गया। इसके प्लाज्मिड को किसके लिए यूज किया गया, जंतु के संवाहक के, इसे पादप के संवाहक के। देखो करते कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है एग्रोबैक्टीरियम, इसका एग्जांपल देखो कैसे बताया हुआ है, उसे समझ लो एक बार कि एग्रोबैक्टीरियम जैसे यहाँ पे क्या है, एग्रोबैक्टीरियम का एक प्लाज्मिड है, क्या है, ऐसे एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड है, इसमें होता है यहाँ पे, यहाँ पे है टी टी डीएनए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो टीडीएनए होता है। इस टीडीएनए की वजह से क्या होता है, इस टीडीएनए की वजह से क्या होता है, इस टीडीएनए की वजह से पौधों में तो द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री होते हैं, उसमें क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। अब कुछ सोचो, अगर हम इस पार्ट्स को इसके निकाल दें, क्या करें, इस पार्ट को निकाल दें, तो क्या ये अब हानिकारक बचा, नहीं ना, जो हानि पहुंचा रहा था उसे निकाल दिया हमने। ठीक है, तो अब ये हानिकारक नहीं बचा ना, फिर हमने क्या किया, अपना वाला जीन यहाँ पे जोड़ दिया और सिर्फ यूज कर लिया। तो कहने का मीन्स ये है कि रेट्रोवायरस का प्लाज्मिड हो या एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड हो, इसमें क्या किया हमने, इनके प्लाज्मिड निकाले और जो हानिकारक पार्ट्स थे जो नुकसान पहुंचा रहे थे उसे काट के निकाल दिया, उसकी जगह हमने क्या किया, अपने वाले किसे जोड़ दिया, अपने वाले जीएनए डीएनए के खंड को जोड़कर उसमें भेज दिया। ठीक है, शायद ये पॉइंट समझ आ गया। अब यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया ना। अब देखो क्या है, इसके यहाँ तक जो जितने भी स्टेप थे जो हार्डली थे कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो वो तो मैंने सब सिखा दी, राइट। फिर उसके बाद क्या है, उसके आगे के जो भी कितने जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो बस आपको क्या करना है, रीड डाउन मैंने बता तो दिया कैसे कैसे प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद क्या करना, बस ओनली आप क्या करना, एनसीईआरटी की लाइनों को रीड कर लेना, क्योंकि आगे क्या है, प्रोसेस तो पूरा बता दिया मैंने। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डीएनए को लाना पड़ेगा, फिर डीएनए को लाने के बाद क्या करोगे आप, सीधी बात है उसे काटोगे, खंड करोगे उसे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, दशमवाक में जोड़ोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप उसे परपोसी में भेजोगे, परपोसी में भेजने के बाद क्या करोगे, जो परपोसी में भेज के उसका क्या करोगे, उसका सीधी सी बात है वहाँ पे उसे सुरक्षित रखोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है आपके एनसीईआरटी में, फिर क्या है स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं और बिल्कुल सिंपल है, वो तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ तक आती थी जहाँ तक मैंने बताया, राइट। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने वाले टॉपिक थे, क्योंकि मैंने बोला है आपसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाले कॉन्सेप्ट है, वो सीधी बात है मैं सिखाऊंगा सर। और जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती आप रीड कर सकते हैं, तो सीधी बात है उसे आप रीड कर सकते हैं, लेकिन बता तो मैंने सब कुछ दिया कि कहाँ कहाँ क्या होगा। तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, डीएनए को लाओगे, सीधी बात है, फिर क्या करोगे, उसे काटोगे, खंड करोगे, फिर उसे निकाल लोगे, खंडों को निकाल लोगे, फिर प्लाज्मिड में जोड़कर, ठीक है, फिर उसे प्रयोजों को डीएनए बनाओगे, फिर परपोसी जीव में डाल दोगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, परपोसी जीव को माध्यम में रख के उनकी वृद्धि कराओगे। ठीक है, कोई यहाँ पे आगे की बातों में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब क्या है, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।